नमस्कार बंधुओं, मैं विकास पारक। आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और ये दूसरा चैप्टर है आभा मंडल का व्यक्तित्व की व्यूह रचना, आत्मा और शरीर का मिलन बिंदु। तो यहाँ 4 बिंदुओं में ये बात बताई गई है प्रारंभ में। तो पहला बिंदु है आत्मा और शरीर 2 तत्व हैं। दूसरा बिंदु है उनका संबंध क्या है, वह कहाँ से प्रारंभ होता है। केंद्र में आत्मा, परिधि में कषाय तंत्र जो अति सूक्ष्म शरीर का मजबूत मोर्चा बनाए बैठा है। शक्ति तंत्र जो प्राण विद्युत प्रवाहित कर रहा है। इसका अगला बिंदु है इसमें चैतन्य के स्पंदन, अध्यवसाय तंत्र, ज्ञेयात्मक, रागात्मक, द्वेषात्मक। तीसरा बिंदु में बताया है यहाँ तक स्थूल शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। अध्यवसाय का संबंध सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीर से। यह वनस्पति आदि में भी। चौथे बिंदु का पहला पॉइंट है अध्यवसाय के स्पंदन स्थूल शरीर, चित्त तंत्र और मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित करते हैं और लेशा तंत्र या भाव तंत्र तथा रंग के परमाणु ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है क्रिया तंत्र, मन, वचन, शरीर। नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर मन, वचन, शरीर की क्रिया का संचालन करता है। तीसरा बिंदु है तेजस शरीर से रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कई बार जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसको रंग दिखने लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में 2 तत्व हैं, एक है चेतन, दूसरा है अचेतन। एक है जीव, दूसरा है अजीव। जीव तत्व चेतन है और शरीर अचेतन। कुछ केवल शरीर को ही मानते हैं, केवल अजीव या अचेतन को ही स्वीकार करते हैं। वे चेतन या जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। ये विभेद क्यों? विमर्श करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने चित्त तक की यात्रा की, उसके आगे नहीं जा सके, उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। चित्त तक पहुंचने वाला आत्मा की स्वीकृति नहीं दे सकता। उसको आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नहीं हो सकता। जिन लोगों ने चित्त से परे की यात्रा की, जो चित्त से आगे बढ़े, उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। एक है अध्यवसाय और एक है चित्त। चित्त तक की यात्रा शरीर संबंध यात्रा होती है। अध्यवसाय तक की यात्रा शरीर से परे की यात्रा होती है। जब हम अध्यवसाय तक पहुंचते हैं, वहां हमारा संबंध शरीर से छूट जाता है। शरीर इस पार रह जाता है और अध्यवसाय उस पार रह जाता है। शरीर और अध्यवसाय का कोई संबंध नहीं है। आत्मवादी दर्शन आत्मा और शरीर को भिन्न मानते हैं, 2 मानते हैं। 2 मानने पर दोनों में संबंध कैसे हो सकता है? वह कौन सा बिंदु है जहां आत्मा और शरीर परस्पर मिलते हैं, जुड़ते हैं? उस बिंदु की खोज होनी चाहिए। इस खोज के परिणाम स्वरूप यात्रा शरीर से बहुत आगे बढ़ गई। उस यात्रा के सारे बिंदुओं को समझे बिना आत्मवादी व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। शरीरवादी व्यक्तित्व इंद्रिय, मन और चित्त तक जाकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता।
आत्मवादी व्यक्तित्व की व्यूह रचना बहुत जटिल है। स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, अध्यवसाय, कषाय का वलय और फिर चेतन आत्मा। हम आत्मा से चलें। केंद्र में एक चेतन तत्व है, उसे हम द्रव्यात्मा या मूलात्मा कहते हैं। यह मूल चैतन्य का केंद्र है। उसकी परिधि में अनेक तत्व काम करते हैं। उस चेतन तत्व के बाहर कषाय का वलय है। कषाय तंत्र इतना मजबूत है कि वह आत्मा पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। यद्यपि चेतन तत्व को शासक का स्थान प्राप्त है, फिर भी उस शासक का सेनापति कषाय इतना शक्तिशाली है कि उसकी इच्छा के बिना शासक कुछ नहीं कर सकता। वह सेनापति जो निर्णय ले लेता है, शासक को स्वीकार करना ही पड़ता है। चेतन तत्व और कषाय तत्व के बीच एक समझौता है। कषाय तंत्र का एक स्पष्ट निर्देश है कि चैतन्य के स्पंदन यदि कषाय वलय को भेद कर बाहर जाते हैं, तो वे शुद्ध तभी रह सकते हैं जब वे केवल ज्ञेय के प्रति जाते हैं। ज्ञेय के सिवाय यदि वे कहीं और भी जाते हैं, तो कषाय तंत्र की छत्र छाया में ही जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। चैतन्य के जो असंख्य स्पंदन बाहर निकलते हैं, वे कषाय तंत्र को पार कर अति सूक्ष्म शरीर को पार कर बाहर जाते हैं। उनका एक स्वतंत्र तंत्र बन जाता है। वह है अध्यवसाय का तंत्र। यह तंत्र तेजस शरीर के साथ साथ सक्रिय होकर काम करता है। जिन लोगों ने आत्मा को जाना, आत्मा का साक्षात्कार किया, सूक्ष्मता में गए, उन लोगों ने मन को कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने सदा अध्यवसाय को महत्व दिया। यही एक ऐसा बिंदु है जहाँ से आत्मा को शरीर से पृथक किया जा सकता है और उनके संबंध और असंबंध की व्याख्या की जा सकती है। मन मनुष्य में होता है, विकासशील प्राणियों में होता है, जिनके सुषुम्ना है, मस्तिष्क है, उनमें मन होता है। सब जीवों में मन नहीं होता है, किंतु अध्यवसाय सब जीवों में होते हैं। वनस्पति में भी अध्यवसाय होते हैं। एकेंद्रिय जीवों से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक सब जीवों में अध्यवसाय होते हैं, किंतु मन सब में नहीं होता। जिनके मन होता है, उनके भी कर्म बंध होता है, और जिनके मन नहीं होता, उनके भी कर्म बंध होता है। कर्म का बंध सब जीवों में को होता है। सूत्र कृतांग सूत्र में एक सुंदर चर्चा है। एक मनुष्य रात को सोया है, उसका स्थूल मन निष्क्रिय है। वह इतनी गाढ़ निद्रा में है कि वह स्वप्न नहीं देख रहा है, फिर भी उसके हिंसा का कर्म बंध हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। एक ओर तो हम कह देते हैं कि मन सक्रिय होता है तब कर्म का बंध होता है, और जो व्यक्ति गाढ़ निद्रा में है, उनका मन अव्यक्त है, स्थूल चेतना अव्यक्त है, स्वप्न भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी
कर्म का बंध हो रहा है और वह भी हिंसा के कर्म का बंध हो रहा है। यदि दृष्टिकोण उसका मिथ्या है तो न केवल हिंसा का कर्म बंध हो रहा है अपितु 18 पापों का भी बंध हो रहा है। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, भंते, यह कैसे हो सकता है कि सोया व्यक्ति कर्म बंध करता है? इस तथ्य को समझाने के लिए दो उदाहरण इस तथ्य को समझाने के लिए दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक है संज्ञा का उदाहरण, दूसरा है असंज्ञा का उदाहरण। असंज्ञा का उदाहरण बहुत महत्व का है। वह अध्यवसाय की सारी स्थिति को स्पष्ट करता है। एक वनस्पति का जीव, उसके न मन है न वचन है, केवल शरीर है। वह जीव निरंतर सोया रहता है। उसके लिए न कोई दिन होता है न कोई रात। सब कुछ रात ही रात है। वह जीव केवल सोता ही रहता है, सोता ही सोता है। मन शून्य और वचन शून्य। वह वनस्पति का जीव भी 18 पापों का सेवन करता है। 18 पापों से होने वाला कर्म बंध उसका होता है। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि उस जीव के अध्यवसाय होते हैं, असंख्य अध्यवसाय होते हैं। वे अध्यवसाय विशुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अध्यवसाय होते हैं, इसलिए उनके कर्म का बंध होता है। हिंसा जनित कर्म का बंध भी होता है और परिग्रह जनित कर्म का बंध भी होता है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ जनित कर्म का बंध भी होता है। वह जीव अपने शत्रुओं की हिंसा करता है, इसलिए हिंसा जनित कर्म का बंध होता है। बहुत उलझन भरी बात है। क्या ऐसा होना संभव है? हाँ, संभव है। हम वर्तमान के विज्ञान की दृष्टि को भी समझें। हमने मस्तिष्क और मन और वचन को बहुत बड़ा स्थान दे दिया है, किंतु हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है अध्यवसाय। अध्यवसाय के बाद जो ज्ञान होता है, शारीरिक दृष्टि से तो वहाँ ज्ञान के बड़े स्रोत हैं हमारी कोशिकाएं। जिन जीवों के मस्तिष्क नहीं होता, मन नहीं होता, उनकी कोशिकाएं सारा ज्ञान करती हैं। वनस्पति के जीव जितने संवेदनशील होते हैं, मनुष्य उतने संवेदनशील नहीं होते। वनस्पति में अध्यवसाय का सीधा परिणाम होता है, इसलिए उन जीवों में जितनी पहचान, जितनी स्मृति और दूसरों के मनोभावों को जानने की जितनी क्षमता होती है, वैसी क्षमता बहुत सारे मनुष्यों में भी नहीं होती। वैज्ञानिक बेकस्टन ने वनस्पति पर अनेक प्रयोग किए हैं। उसने एक प्रयोग यह किया, उसने कागज के 6 टुकड़े लिए। 5 टुकड़ों पर कुछ नहीं लिखा। एक टुकड़े पर लिखा, इस कमरे में जो 2 पौधे हैं, उनमें से एक पौधे को उखाड़ देना है, नष्ट कर देना है, पैरों से रौंद डालना है। उसने कागज के 6 टुकड़े कमरे में रख दिए। फिर उसने 6 व्यक्तियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे कहा, कमरे में जाओ और एक एक टुकड़े उठा लाओ। 6 व्यक्ति कमरे में गए। जो हाथ में आया वह टुकड़ा उन्होंने एक एक कर उठा लिया। एक व्यक्ति के हाथ में वह लिखा हुआ कागज आया। 6 ने आंखों की पट्टियां खोली, अपना अपना कागज देखा। 5 के कागज खाली थे, 6ठे के कागज पे कुछ लिखा था। वह व्यक्ति कमरे में गया
और लिखे अनुसार एक पौधे को उखाड़ा, पैर से रौंदा और उसे नष्ट कर दिया। बैक्स्टन को भी पता नहीं था कि 6 व्यक्तियों में से किसने यह काम किया है। अब बैक्स्टन ने एक-एक कर 6 व्यक्तियों को कमरे में जाने के लिए कहा। कमरे में जो पौधा बचा था, उस पर पॉलीग्राफ लगा दिया। पहला व्यक्ति गया, पौधे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्यक्ति गया, पौधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं अंकित की। वह शांत था, सहज सरल था। ज्यों ही साथी पौधे को उखाड़ फेंकने वाला 6ठा व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ, सारा पौधा कांप उठा। उसके कंपन पॉलीग्राफ पर अंकित होने लगे। उस ग्राफ को देखकर वैज्ञानिक ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही पौधे को नष्ट किया है। मनुष्य नहीं जान सका इस सारी बात को, और पौधा जान गया, पहचान गया। कितना तीव्र संवेदन और कितनी तेज पहचान होती है वनस्पति के जीव में। वैज्ञानिक बैक्स्टन ने एक दूसरा प्रयोग भी किया। पौधों पर पॉलीग्राफ लगा हुआ था। वह एक प्रयोग कर रहा था। प्रयोग करते करते उसके मन में एक बात आई। उसने मन ही मन सोचा कि दियासलाई मंगवाकर इस पौधे को जला डालूं। जैसे ही उसके मन में यह बात आई, ग्राफ की सुई घूमने लगी। अग्नि का ग्राफ उभर आया। दूसरा ग्राफ भी वैसा ही हुआ। वहां से उठा, कमरे में गया दियासलाई लाने। उसका मन बदल गया। उसने सोचा, मैं पौधों को नहीं जलाऊंगा। यह सोचकर वह पौधे के पास गया। ग्राफ की सुई स्थिर थी, कोई ग्राफ नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वनस्पति जीव जो एकेंद्रीय है, उनमें संवेदन के अध्यवसाय के साथ सीधा संबंध होने के कारण उनका जो ज्ञान है बहुत स्पष्ट होता है मनुष्यों के बजाय। और शरीर और आत्मा का जो मिलन बिंदु है, यहाँ पे अध्यवसाय को बताया गया है। अध्यवसाय के इस पार शरीर और अध्यवसाय के उस पार आत्मा। तो चेतन और अचेतन के बीच हमारी जो यात्रा है वो ध्यान से चलेगी और ध्यान के द्वारा ही संपन्न होगी। तो आभा मंडल का ये दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 आपने जाना। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।